आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 6 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,37,675 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,17,445 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,13,567 है। इस बीमारी के चलते जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6,650 है। जिन राज्यों में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 80,229 मामले सामने आए, जिसमें से 42,224 एक्टिव मरीज हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 28,694, जिसमें से 12,697 एक्टिव हैं। दिल्ली में 26,334 मामलों में से 15,311 एक्टिव, गुजरात में 19,119 में से 4,918 एक्टिव और राजस्थान में 10,128 मामलों में से 2,525 एक्टिव मरीज हैं। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश में 9,733 मामलों में से 3,828 एक्टिव मरीज, मध्य प्रदेश में 8,996 मामलों में से 2,734 एक्टिव और पश्चिम बंगाल में 7,303 मामलों में से 4,025 एक्टिव मरीज हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी को लेकर स्थिति अभी विस्फोटक तो नहीं है, लेकिन देश में मार्च में लागू लॉकडाउन हटाने की तरफ बढ़ने के साथ इस तरह का जोखिम बना हुआ है। WHO के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक मिशेल रियान ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या दोगुने होने का समय इस स्तर पर करीब 3 सप्ताह है। रियान ने जेनेवा में कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में महामारी का असर अलग अलग है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसमें अंतराल है। दक्षिण एशिया में न केवल भारत में बल्कि घनी आबादी वाले दूसरे देशों जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महामारी का रूप विस्फोटक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा हमेशा बना हुआ है। रियान ने कहा कि जब महामारी पनपती है और समुदायों के बीच पैठ बना लेती है तो यह किसी भी समय अपना प्रकोप दिखा सकती है, जैसा कई स्थानों पर देखा गया। उन्होंने कहा कि भारत में देशव्यापी लॉकडाउन जैसे कदमों ने संक्रमण को फैलने की रफ्तार कम रखी है, लेकिन देश में गतिविधियां शुरू होने के साथ मामले बढ़ने का खतरा बना हुआ है। रियान ने कहा कि भारत में उठाए गए कदमों का निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने की दिशा में असर हुआ और अन्य बड़े देशों की तरह भारत में भी गतिविधियां शुरू होने लगी। लोगों की आवाजाही फिर से आरंभ होने के बाद महामारी के प्रकोप दिखाने का जोखिम हमेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े स्तर पर पलायन, शहरों में घनी आबादी तथा श्रमिकों के पास रोजाना काम पर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होने जैसे विशिष्ट मुद्दे भी हैं। भारत कोविड-19 महामारी के मामले में इटली को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को देश में संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक मामले आए, जिनकी संख्या 9,887 रही। वहीं 294 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद देश में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,36,657 हो गई है तथा मरने वालों का आंकड़ा 6,642 पर जा पहुंचा है। केरल के मलाप्पुरम में गर्भवती हथिनी को विस्फोटक खिलाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब एक गर्भवती गाय के साथ ऐसी ही अमानवीय घटना किए जाने का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कुछ शरारती तत्वों ने गाय को खाने के सामान के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गाय के मालिक ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामला झंझुटा इलाके का है। बताया जा रहा है कि एक खेत में चरने के दौरान एक गर्भवती गाय के मुंह में विस्फोट हुआ और उससे उसका जबड़ा उड़ गया। गाय को लगी चोट का वीडियो बनाकर उसके मालिक ने शासन प्रशासन से मदद मांगी है। वीडियो में गाय का विस्फोटक से उड़ा जबड़ा साफ नजर आ रहा है। गाय के मालिक गुरुद्वाल ने कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ
आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गुरुदयाल का आरोप है कि यह हरकत उनके पड़ोसी नंदलाल ने की है। गाय को विस्फोटक खिलाकर वह भाग गया है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह घटना 10 दिन पुरानी है। गुरुदयाल की शिकायत के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटाए जाने की खबर राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे रही है। ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटाए जाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ट्वीट कर इस चर्चा पर विराम लगा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दुख की बात है कि सत्य के मुकाबले झूठी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल से बीजेपी नेता शब्द हटा लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। इन परिस्थितियों में अब खुद सिंधिया ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही न्यूज को गलत करार दिया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल को लेकर चर्चा गर्म हुई है। इससे पहले जब वे कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने ट्विटर प्रोफाइल बदला था, तब इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी। कुछ लोग सिंधिया के प्रोफाइल को लेकर राजनीतिक मायने भी निकालने लगे हैं। कई लोग तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के कई महीने बाद भी वो सोशल मीडिया पर खुद को बीजेपी का क्यों नहीं बता रहे हैं। मुंबई से ट्रेन से जयपुर पहुंची एक बुजुर्ग महिला की रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। जांच में उस महिला में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उनके साथ डिब्बे में यात्रा करने वाले लगभग 90 यात्रियों को पृथकवास पर भेज दिया गया है। रेल अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि 65 साल की महिला मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से यहां पहुंची थी। वह स्टेशन पर उतरते ही बेहोश हो गई। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल भेजा गया, जहां जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि महिला के साथ डिब्बे में 91 यात्री थे। बाद में उन सभी यात्रियों को तत्काल पृथकवास में भेज दिया गया। जयपुर के जिलाधिकारी जोगाराम के अनुसार रेल अधिकारियों से कहा गया है कि उक्त महिला के साथ यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को पृथकवास में भेजा जाए। उन्होंने बताया कि महिला के पास कोई फोन या पहचान पत्र नहीं मिला है, इसलिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की जांच के आदेश दिए हैं कि मुंबई रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच हुई थी या नहीं। लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे जम्मू कश्मीर के 1,12,000 से अधिक लोगों को वापस भेजा जा चुका है। प्रशासन ने सभी आवश्यक दिशा निर्देशों तथा मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से अपने 1,12,513 लोगों की वापसी करवाई है। जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशन में 45 विशेष रेलगाड़ियों से अब तक 35,278 कश्मीरी लौट गए हैं, जबकि 77,235 लोगों को लखनपुर के रास्ते ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 700 भारतीय नागरिकों को लेकर आईएनएस जलश्व के रविवार को तूतीकोरिन पहुंचने की संभावना है। शुक्रवार की शाम मालदीव को राजधानी माले से रवाना हुआ भारतीय सेना का यह जहाज समुद्र सेतु अभियान के तहत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण इसी महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। पिछले महीने की 17 तारीख से शुरू हुआ यह चरण सुचारू रूप से चल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक इस चरण में एयर इंडिया ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 103 उड़ानें संचालित की हैं। नौसेना भी श्रीलंका और मालदीव से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाई है। प्रवक्ता ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की भी घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेश लागू हो गए हैं।
इन अध्यादेश का नाम कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी। सरकार ने मां बनने की उम्र, मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। दल अपनी रिपोर्ट अगले महीने की 31 तारीख तक सौंपेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा। कार्यदल शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म लेने वाले और बच्चों में बालक बालिकाओं के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-2021 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी के प्रत्येक निजी अस्पताल में सरकारी चिकित्सा विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे जो कोविड-19 रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों पर निगाह रखेंगे। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि कुछ अस्पताल कोविड-19 रोगियों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल यह सोचते हैं कि वे अस्पताल के बिस्तरों की कालाबाजी करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसका उद्देश्य अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी देना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए आज की तारीख में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। इस तरह के कुल 8,645 बिस्तरों में से 4,038 पर रोगी हैं, जबकि 4,607 बिस्तर खाली पड़े हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 बीमारी के परीक्षण को रोका नहीं गया और 36 सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाएं परीक्षण कर रही हैं। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 6 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। रविवार 7 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।